हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आज के लेक्चर में सर्किल के एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले आपने थ्योरी वाला पार्ट नहीं देखा है जिसमें कंसेप्ट मैंने बताया, तो इससे पहले वाला लेक्चर आप देख लीजिए ताकि आपको एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन नोट कर लिया है। फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्किल इज, आपको रेडियस बताना है। तो मैं फिगर बनाकर पहले समझा देता हूँ कि क्या है क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले तो एक सर्किल है, सपोज कर लेते हैं इसका सेंटर O होगा। ठीक है, O है, और एक पॉइंट Q से लेंथ ऑफ टेंजेंट, चलिए यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट Q है। ठीक है, यहाँ से टेंजेंट खींचे हैं इस सर्किल पे, ठीक ना। इसको R ले लेते हैं और इस टेंजेंट का लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, लेंथ आपको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और बोल रहा है कि ये पॉइंट जो है, ये Q पॉइंट, ये सेंटर O से, ठीक है, ये सेंटर O से आपका कितना डिस्टेंस पे है, 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो आपको पूछ क्या रहा है ना, ये रेडियस, ये आपको रेडियस पूछ रहा है OR। ठीक है, OR कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है कि ये तो टेंजेंट है, QR जो है ये टेंजेंट है ना, ये QR टेंजेंट है इस सर्किल पे। तो और ये OR क्या है, रेडियस है। तो रेडियस जो होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये R, और वहाँ पे जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाता है। तो आपको पता हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं कौन से ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल OQR में। ठीक है, एंगल आपका हो जाएगा ORQ इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम से आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, जो सबसे राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है ना। ठीक है, 90 डिग्री के अपोजिट वाला, तो ये 90 डिग्री इसका अपोजिट वाला साइड जो होगा वो उसका स्क्वायर जो होगा अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, है ना। पाइथागोरस थ्योरम तो यही है। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, OQ स्क्वायर इक्वल टू OR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, OQ पता है हमको, OR निकालना है ना। तो OR स्क्वायर करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपली OQ स्क्वायर, क्योंकि ये यहाँ पे एडिशन में है तो इसलिए इधर सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। ठीक है, अब OQ पता है हमको 25 का स्क्वायर माइनस QR पता है 24 का स्क्वायर। ठीक है, और OR निकालना है हमको, ये OR का स्क्वायर हो गया। तो 25 का स्क्वायर हो जाता है 625। ठीक है, और 24 का हो जाता है 576। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 576। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और 49, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, OR स्क्वायर। अब यहाँ पे हम एक चीज देख लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिख दिए हैं। यहाँ पे अभी नहीं भी लिख सकते, डायरेक्ट आप OR रेडियस निकालिए और उसका आपको पता है सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये लेंथ भी सेंटीमीटर में होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है सेंटीमीटर, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया। क्यों, क्योंकि ये देखिए सबका स्क्वायर आ रहा था, और ये OQ किस में मेजर कर रहे हैं आप, सेंटीमीटर में। तो OQ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये OQ स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर
सबका स्क्वायर स्क्वायर था, तो इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख दिया मैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको OR का स्क्वायर निकला है ना, OR हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड, तो OR क्या हो जाएगा, तो यहाँ से OR 49 का स्क्वायर रूट क्या आ जाता है, 7। तो ये सेंटीमीटर में सब था, तो सेंटीमीटर में हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, रेडियस हमारा आ गया। तो आंसर ऑप्शन में कौन सा था, ये 7 सेंटीमीटर, ये वाला हो जाएगा। चलिए अब हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाउन कर लिया। इन फिगर, इस फिगर में कह रहा है टीपी और टीक्यू, टीपी और टीक्यू क्या है, टेंजेंट है कहाँ से, टी से, ठीक है। सर्किल का सेंटर जो है ओ है, ठीक है। और इस तरह से टेंजेंट है कि ये जो पी ओ क्यू जो है एंगल बन रहा है वो 110 डिग्री का है, और तो हमको बताना है कि एंगल पी टी क्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आपको बता देते कि इस और इस एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये 110 है तो ये 70 हो जाएगा। कैसे होता है ये अभी देख लीजिए, आप बता देते हैं। तो देखिए ये आपको पी टी क्यू ओ क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ये क्वाड्रिलेटरल है ना, 4 साइड है इसका, क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल, ये सब एंगल जो है, 4 एंगल बना ना, एक क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होगा, चारों के सम को जो चारों का एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। जैसे ट्रायंगल में ऑल 3 एंगल्स का सम जो होता है 180 के इक्वल होता है, वैसे ही क्वाड्रिलेटरल में ऑल 4 एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कैसे हो जाता है इसमें। क्वाड्रिलेटरल पी टी क्यू ओ, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर लेंगे, पी टी क्यू ओ में सबसे पहले एंगल पी टी क्यू ले लिया, चलिए, फिर एंगल पी टी क्यू ले लिया, टी क्यू ओ ले लिया, प्लस एंगल क्यू ओ पी प्लस एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। तो एंगल पी टी क्यू ये वाला एंगल प्लस एंगल टी क्यू ओ ये वाला एंगल हो गया, और देखिए पी टी क्यू ये वाला एंगल हो गया, और टी क्यू ओ ये वाला एंगल हो गया, फिर क्यू ओ पी ये वाला हो गया जो 110 दिया हुआ है, फिर ओ पी टी ये वाला हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको पता होगा 2 ठो तो ये आपको हो जाएगा, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये रेडियस, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, ये 2 तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, आपको पता है। तो और इसका तो दिया हुआ है ये, तो लिख लीजिए आप सीधा सीधी। देखिए पी टी क्यू हमको निकालना है, प्लस टी क्यू ओ 90 डिग्री हो गया, प्लस क्यू ओ पी तो दिया हुआ है 110 डिग्री, प्लस ओ पी टी भी 90 डिग्री हो गया, इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा, प्लस सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टू 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एंगल पी टी क्यू को निकालना है, तो ये 360 डिग्री, यहाँ एडिशन में, यहाँ सब्सट्रैक्शन, आप इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 70 डिग्री हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्किल विद सेंटर ओ है, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू। देखिए सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेंगे ताकि समझ लें कि क्वेश्चन क्या बता रहा है और क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी पॉइंट से 2 टेंजेंट है, पी ए मान लीजिए और पी बी, ये ए ये पी बी, ठीक है। और सेंटर क्या है हमारा, ओ सेंटर है, ठीक है। इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। देखिए पी ए और पी बी जो है एक दूसरे से
80 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है, ये 80 डिग्री है। अब हमको क्या पूछ रहा है, देन एंगल पी ओ ए, ये वाला एंगल पी ओ ए, चलिए ये मिला दिया हम, तो ये हमारा पी ओ ए पूछ रहा है, ये दिया हुआ है 80 डिग्री और ये पी ओ ए पूछ रहा है, ठीक। तो मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ कि ये पूरा फुल एंगल 80 डिग्री है, तो ये हाफ जो होगा ना ओ पी ए, ये 80 का जो हाफ ही होगा, ठीक है, ये दोनों इक्वल एंगल में बढ़ता है, ये और ये इक्वल एंगल होता है, ठीक है। तो ये कैसे हो जाता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो पहले तो आप सीधा देखिए कि इस लाइन के अबाउट ये सर्किल सिमेट्री है, ठीक है ना। तो जितना आप इधर एक्सटेंड कर रहे हैं इस लाइन के को, जितना आप इधर एक्सटेंड कर रहे हैं टेंजेंट ड्रा करने के लिए, उतना ही इधर एक्सटेंड करेंगे टेंजेंट ड्रा करने के लिए, तभी ना इधर भी टेंजेंट होगा। तो ये ऐसे भी आपको समझ में आ जा रहा है कि ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन हम आपको बाय मेथड देके चलते हैं, ठीक है। तो जब हम टेंजेंट का लेंथ बराबर होता है, ये प्रूफ किए थे, पी ए बराबर पी बी होता है, तो हमने प्रूफ किया था, पिछला लेक्चर आप नहीं देखे होंगे तो देख लेना, ठीक है। हमने प्रूफ किया था कि क्या बोलते हैं, हाँ ओ पी ओ ए, हमने प्रूफ किया था कि ये ट्रायंगल पी ओ ए और पी ओ बी आपस में कॉन्ग्रेंस है, ठीक है, कॉन्ग्रेंस होगा। कैसे होगा ये प्रूफ कर चुका हूं, तो हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं कि ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है। कॉन्ग्रेंस का मतलब कि शेप और साइज सारा बराबर है, ठीक है। आप इसको ऐसे फोल्ड करके, इस ट्रायंगल को ऐसे उठा करके ना इसके ऊपर ऐसे रख दीजिएगा, तो एक दूसरे को पूरा अच्छे से कवर कर लेगा, कहीं से एक्स्ट्रा पार्ट निकला नहीं रहेगा, ठीक है। तो पूरा पूरा प्रॉपर कवर कर लेगा, ठीक है ना। तो उसको कॉन्ग्रेंस कहते हैं, यानी शेप और साइज सारा बराबर रहेगा। तो अभी हम क्या करते हैं ना कि लिख लेते हैं, ट्रायंगल पी ओ ए, ये कॉन्ग्रेंस का सिंबल होता है, ठीक है ना, पी ओ ए कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल पी ओ बी। ये मैं पहले पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कैसे प्रूफ होता है, आरएचएस से मैंने किया था, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करेंगे कि देखिए, यहां से आपको पता चल जाएगा कि जब ये बराबर कॉन्ग्रेंस है तो इसका हर एक चीज बराबर होगा, इसके इस नेमिंग के अकॉर्डिंग हर एक चीज बराबर होगा, यानी ओपी ओपी तो कॉमन ही हो गया, पीए पीबी बराबर होगा, जो कि हम जानते भी हैं कि लेंथ जो होता है टेंजेंट का एक ही पॉइंट से बराबर होता है। फिर ओबी और ओए बराबर होगा, क्यों, ये रेडियस है, ठीक है, रेडियस इक्वल होता है, चाहे किसी भी पॉइंट पे ले लिया जाए, यहाँ पे लो, यहाँ पे कहीं पे भी लो, सर्किल में किसी एक सर्किल में रेडियस इक्वल होगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख लेते हैं, इस कॉन्ग्रेंसी के हिसाब से, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ग्रेंसी के हिसाब से हम लोग लिख लेते हैं, एंगल ओ पी ए बराबर हो जाएगा आपको, एंगल ओ पी ए बराबर हो जाएगा एंगल ओ पी बी के, ठीक है ना, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग कि ये क्या हो गया, पूरा एंगल क्या है, ये ए पी बी, पूरा एंगल क्या है, ए पी बी है ना। तो इस दोनों का अगर सम कर लिए, ठीक है, देखिए एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ पी बी को सम करेंगे तो क्या आएगा, ओ पी ए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को सम करेंगे तो ये पूरा होल एंगल आ जाएगा ए पी बी, है ना, ठीक है। और ये ओ पी ए ओ पी बी बराबर है, यहां से अभी देख लिया हमने, तो हम लोग इसको ओ पी ए प्लस फिर से इसको ओ पी ए लिख सकते हैं, सॉरी ये ए पी है ना, और ये बी, ठीक है, ए पी बी, ठीक। तो ये ओ पी ए दोनों को फिर से लिख लिया मैंने, तो ये 2 ओ पी ए हो गया, 2 बार आ रहा है ना, 2 बार ऐड हो रहा है, तो 2 एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ए पी बी हो गया, ठीक है ना। अभी यहां से हमको क्या पता चल जाएगा कि एंगल ओ पी ए जो होगा, ये यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ नीचे आ जाएगा, डिवाइड में हाफ हो जाएगा एंगल ए पी बी का। तो यही मैं कह रहा था, ठीक है ना, यही मैं बता रहा था। और अभी हमने प्रूफ करके भी दिखा दिया है, वैसे करना नहीं है आपको, ठीक है, कि ये प्रूफ बस बताने समझाने के लिए मैंने कर दिया कि ये वाला एंगल हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली लिखना है यहाँ पर कि दिया हुआ क्या एंगल है, आपको दिया हुआ है गिवन एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है,
80 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए एंगल क्या हो जाएगा, OPA जो हो जाएगा वो आपका हाफ ऑफ एंगल APB होगा, यानी हाफ ऑफ 80 डिग्री यानी 40 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 40 डिग्री आ गया। अब हमको पता है कि देखिए यहाँ देखिए ये 40 डिग्री आ गया। अब हमको पता है यहाँ पे तो ये रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इन ट्रायंगल OPA को कंसीडर करते हैं, ठीक है। एंगल OPA प्लस एंगल OAP प्लस एंगल POA जो कि हमको निकालना है 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें से आपको OPA तो पता है 40 डिग्री है, ठीक है। OAP आपको पता है ये रेडियस और टेंजेंट के बीच का है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। और बचा सिर्फ POA, तो यहाँ POA है, यहाँ से निकल जाएगा हम लोग का एंगल, क्योंकि OAP की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 90 डिग्री, और OPA तो अभी पता गया 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री और 90 डिग्री लिख देंगे। तो यहाँ से हमको इसको ऐड करके फिर यहाँ से सबट्रैक्ट करेंगे, तो फिर एंगल POA आ जाएगा। देखिए अभी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले हमने क्या लिखा था वो सेम टू सेम उतार ले। तो ये देखिए, ये था हमारा एंगल OPA प्लस OAP प्लस POA इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा OPA हमको पता है हमने क्या लाया था 40 डिग्री, ठीक है ना, प्लस OAP का पता है 90 डिग्री होता है, प्लस एंगल POA यही तो हमें निकालना है 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 130 डिग्री प्लस एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या कर दिए, एंगल POA निकाल लेंगे, तो 180 माइनस 130 50 डिग्री आपका आ गया। तो आपका आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर A, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने नोट डाउन कर लिया है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है वो हम बता देते हैं। ये हमारा सर्किल है मान के चलिए, ठीक है, सेंटर O है, ठीक, सेंटर O है, ठीक है ना। यहाँ से कोई डायमीटर अगर हम ले लेते हैं, चलिए ये हमारा डायमीटर हो गया मान के चलिए AB, ये हमारा डायमीटर हो गया, ठीक है। तो डायमीटर के एंड पे टेंजेंट ड्रा किए हम, ठीक है। डायमीटर का 2 एंड हो गया, एक A एक B, तो A पे एक टेंजेंट ड्रा किए, ठीक है, फिर एक टेंजेंट B पे ड्रा किए ऐसे, ठीक है ना। तो ये हमको कह रहा है कि ये टेंजेंट ये वाला और ये वाला पैरेलल होगा, पैरेलल लाइन होगा आपस में, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो पैरेलल लाइन होगा ये प्रूव करना है। तो इतना करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, 9th में लाइंस एंड एंगल्स में कुछ कंसेप्ट था जिसका यूज यहाँ पे होगा, जो अगर आपको पता होगा तो आपको इजी समझ में आ जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे ये बन रहा है, ठीक है ना। तो जो पार्ट आपको जिस पार्ट का जरूरत है, ठीक है ना, लाइंस और एंगल्स में से जिस पार्ट का जरूरत है जो 9 में पढ़ना था वो मैं यहाँ पे पहले बता देता हूँ आपको, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए आपको पहले बताते हैं ट्रांसवर्सल लाइन किसको कहते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में बताते हैं। क्या होता है ना कि जैसे कोई, एक मिनट में दूसरे पेज में बता देता हूँ। चलिए तो पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए कोई 2 लाइन है, ठीक है, कोई 2 लाइन है, चलिए लाइन L और M मान लेते हैं। इसको एक कोई लाइन P ऐसे कट कर दिया, ये लाइन P है, ठीक है, इसको कट किया 2 डिफरेंट लाइन को डिफरेंट पॉइंट पे, देखिए यहाँ डिफरेंट पॉइंट पे कट किया, तो इसको ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। यानी P जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन होता है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन इज द लाइन विच कट्स और इंटरसेक्ट 2 और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है ना। यानी 2 या 2 से ज्यादा लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा, वो लाइन ट्रांसवर्सल लाइन हो। जैसे ये P लाइन जो है L और M को अलग अलग पॉइंट पे, 2 अलग अलग पॉइंट पे, एक यहाँ L को यहाँ और M को यहाँ कट कर रहा है, ठीक है ना।
तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया P। अब इससे कितना एंगल बन जा रहा है, देखिए यहाँ 4 एंगल बनेगा, 4 एंगल इस लाइन के साथ बनेगा, ठीक है। इस ट्रांसवर्सल लाइन और इस लाइन के बीच में 4 8 एंगल टोटल बनेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सा एंगल बन रहा है। पहले नेमिंग कर लिए, ये 1 हो गया, 2 हो गया, चलिए 3 और यहाँ 4, चलिए आगे। और यहाँ से आते हैं 5 और ये 6, इसको 7 ले लेते हैं और इसको 8 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन के पेयर, इस एंगल के पेयर में हम बात करते हैं कि किसको कौन कौन सा एंगल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला पेयर हम ले लेते हैं 1 5 का, 1 एंड एंगल 5, और दूसरा पेयर हो गया आपको 4 एंड एंगल 8, ठीक है। इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, इस पेयर को 1 और 5 के पेयर को, और 4 और 8, देखिए 1 कहाँ है, यहाँ, ये 1 और ये 5 दोनों अपोजिट, इस लाइन के अपोजिट साइड आ रहा है ना, और ये 4 और 8 उसी तरह से अपोजिट साइड आ रहा है। तो इस पेयर को क्या कहते हैं हम लोग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, इस पेयर को कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक ही साइड, लाइन के एक ही साइड अगर जो एंगल आ रहा है अंदर में, ठीक है ना, जैसे 1 और 8, एंगल 1 और एंगल 8, फिर उसी तरह से एंगल 4 और एंगल 5, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 8 और एंगल 4 और एंगल 5, देखिए 1 और 8 यहाँ है, ये 1 है, ये 8 है, ये 4 है एंगल, ये 5 है, ठीक है ना। तो लाइन के एक ही साइड है ना, दोनों लाइन के, ये वाला 1 और 8 क्या है, लाइन के राइट साइड में, इस कौन सा लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन P वाला लाइन के एक ही साइड है, और अदर साइड में क्या है, 4 एंड 5 है। तो इस वाले पेयर को क्या कहेंगे हम लोग, कंसिक्यूटिव एंगल, ठीक है। है ना। अब हमारा कंडीशन क्या है कि L और M के पैरेलल होने के लिए, ठीक है ना, L और M के पैरेलल होने के लिए दो में से कोई भी एक कंडीशन, क्योंकि एक फुलफिल करेगा ना तो अगला अपने आप फुलफिल करेगा, ठीक है। तो A4 लिख लेते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, 4 L एंड M, दो लाइन है ना, L एंड M टू बी पैरेलल, L और M के पैरेलल होने के लिए, ठीक है ना, फॉर L एंड M टू बी पैरेलल होने के लिए कौन सा कंडीशन होना चाहिए, ठीक है ना। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, बराबर अगर हो जाए, अगर अल्टरनेट एंगल बराबर हो जाए, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, और एक और अल्टरनेट एंगल होता है एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, ठीक है ना। ये अगर बराबर हो जाए तो क्या होगा, L और M पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना, पहला कंडीशन है, ठीक है। फॉर L एंड M टू बी पैरेलल, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंडीशन 1, ठीक है। अब कंडीशन 2 क्या हो जाता है, अगर देखिए ये दोनों में से कोई एक, जरूरी नहीं कि दोनों को आपको चेक करना है, ठीक है। अगर ये कंडीशन 1 चेक कर लिए तो भी पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंडीशन 1 अगर हो रहा है तो कंडीशन 2 ऑटोमेटिक फुलफिल करेगा ही करेगा। कंडीशन 2 क्या है कि जो कंसिक्यूटिव एंगल है उसका सम 180 के बराबर हो, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 8 180 डिग्री हो, और या नहीं तो एक और कंसिक्यूटिव एंगल हो गया, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, ठीक है ना। तो इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर जाएगा तो लाइन L और M पैरेलल हो जाएगा। इसी कंसेप्ट का यूज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करने में करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। हम लोग ने क्या किया, अभी वो लिख लिया है, कंसीडर ए सर्किल, एक सर्किल कंसीडर कर रहे हैं, सेंटर O है और उसमें दो टेंजेंट ड्रा किया गया है, ठीक है। टू टेंजेंट्स आर ड्रान एट द एंड्स ऑफ डायमीटर AB के एंड पे दो टेंजेंट L और M ड्रा किया गया है। टू टेंजेंट्स L एंड M आर, यहाँ पे शूट किया है L एंड M, ठीक है। L एंड M आर ड्रान एट द एंड्स ऑफ डायमीटर AB डायमीटर के एंड पे L और M ड्रा किया गया। अब हम लोग को क्या करना है, टू प्रूव L एंड M आर पैरेलल, हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है L और M पैरेलल होगा, ठीक है।
तो अभी हमने जो कंसेप्ट समझाया उसी का यूज यहाँ पे करेंगे। देखिए अब हम लोग क्या है, ये सेंटर ओ है, ठीक है, और ये डायमीटर है ए बी। तो यहाँ ओ और ए डायमीटर का हाफ हो गया ना, तो ये रेडियस हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, आपको पता है ये रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री बन जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो 90 डिग्री बन गया। तो अब आप करते हैं क्या कि आपको मैंने अभी बताया पैरेलल होने की कंडीशन बताया। तो इसमें से अब देखिए इस दोनों को ये लाइन आपको ट्रांसवर्स, ये जो डायमीटर है ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा, क्योंकि ये एल और एम को दो अलग अलग पॉइंट ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये ए बी क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। और यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड, दोनों एक ही साइड का एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना, एक ही साइड का एंगल है। तो ये क्या हो गया, कंसिक्यूटिव एंगल हो गया, कंसिक्यूटिव एंगल हो गया। और इसका सम देखिए, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, दोनों को सम करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए एल और एम पैरेलल हो जाएगा। हमने बताया था ना, दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तो लाइन पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए उसी को हम लोग कर लेते हैं सॉल्व, ठीक। यहाँ पे लिख लीजिए हेयर एंगल ओ ए एल इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, एंड एंगल ओ बी एम इज इक्वल टू भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। एंगल ओ ए एल प्लस एंगल ओ बी एम इज इक्वल टू 90 प्लस 90 बराबर 180 के इक्वल हो गया, ठीक है। और ये कंसिक्यूटिव एंगल हो गया। कंसिक्यूटिव पूरा नाम बोल तो कंसिक्यूटिव इंटीरियर कहते हैं, क्योंकि ये अंदर का है, अंदर का लाइन के अंदर का बाहर, क्योंकि बाहर भी एक एंगल बनेगा ना यहाँ पे भी। तो कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हो गया, 180 डिग्री के बराबर हो गया। तभी मैंने बताया था कंडीशन, दो कंडीशन था, अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए या तो कंसिक्यूटिव एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाए, तो लाइन पैरेलल होगा, है ना। तभी हम लोग यहाँ पे यही चीज लिख लेते हैं। एंड here angle OAL and OBM. Here angle OAL and angle OBM are consecutive interior angles for the line L and M, and their sum is equal to 180 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, L पैरेलल टू M हो जाएगा। यही प्रूफ करना था, ठीक है ना, कि डायमीटर के एंड पे जो टेंजेंट ड्रा करेंगे वो आपस में पैरेलल होगा। तो ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। ये तो हमको पहले से पता है कि सेंटर और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिला देंगे तो वो टेंजेंट पे 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा। लेकिन इसको हमको प्रूफ करना है क्या, कि देखो क्या प्रूफ करना है कि ये अगर सर्किल है, इसका सेंटर O है, चलो यहाँ पे PQ मान लेते हैं। PQ कोई लाइन है, टेंजेंट है जो कि, ठीक है ना। कहाँ पे टेंजेंट है, चलो ये R पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसका R है। तो कह रहा है कि R पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वो सेंटर O से होकर पास करना चाहिए, ठीक है। ये प्रूफ करना है हमको, ठीक है, यही हमको प्रूफ करना है। लेकिन अब हम प्रूफ करने के लिए क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पहले लिखा हुआ है क्या प्रूफ, यहाँ पे हमको क्या करना है कि R से जो परपेंडिकुलर होगा वो O से पास करेगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं ना, कि पहले सपोज कर लेते हैं कि ये R से जो परपेंडिकुलर है वो O से नहीं पास करके कहीं और से पास कर रहा है, ठीक है, ठीक है।
तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक पैरेलल लाइन PQ के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं। चलिए AB मान के चलिए, ये लाइन AB है जो कि PQ के पैरेलल ड्रा किया मैंने, ठीक है ना। और उस लाइन पे चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये O है, ये सेंटर O है, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं कि एक R से जो, चलिए मान के चलते हैं, ये एक परपेंडिकुलर है जो ये R, ये स्टैंजेंट PQ पे जो परपेंडिकुलर है वो O से ना पास करके ये Q से पास कर रहा है। चलिए ठीक है, सपोज Q से पास कर रहा है, और ये QR जो है यहाँ इस AB को कहाँ पे कट कर रहा है, चलिए कौन सा पॉइंट, C मान लेते हैं, चलिए C पे कट कर रहा है, ठीक है ना। अब इस OR को भी मिला दिए, ठीक है ना। तो हम क्या सपोज कर लिए कि ये जो परपेंडिकुलर है, ये वाला हमने परपेंडिकुलर सपोज कर लिया, ठीक है ना। परपेंडिकुलर जो है इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट R है, इस पे जो परपेंडिकुलर है ये 90 डिग्री जो बना रहा है वो सेंटर O से नहीं पास करके ये C से पास होता हुआ ये Q से पास कर रहा है, ठीक है। तो हमको प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, इस क्वेश्चन के हिसाब से हमको प्रूफ क्या करना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो परपेंडिकुलर होगा वो सर्किल के सेंटर से पास करेगा, है ना। तो हमको क्या प्रूफ करना है कि, वो लिख लेता हूं मैं, to prove RQ passes through O, ठीक है ना। RQ क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है और ये O से पास कर रहा है, यही प्रूफ करना है ना। अभी हमने सपोज कर लिया कि O से नहीं पास कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो कि माना है उसको लिख लेते हैं। सपोज, तो पहले मैं लिख लेता हूं। तो हमने यहाँ जो भी था वो पहले लिख लिया, जो बताया था अब तक वो लिख लिया है कि ड्रा QR। देखिए QR हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया PQ पे, ठीक है। PQ पे QR परपेंडिकुलर ड्रा किया जो R पे है, R जो है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब AB हमने पैरेलल ड्रा किया क्या, PQ के साथ, ठीक है ना। तो AB जो है पैरेलल है PQ के, ठीक है ना, थ्रू O, यानी O सेंटर O से पास करता है, ठीक है। AB जो है सेंटर O से पास करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, सपोज परपेंडिकुलर टू PQ पे जो परपेंडिकुलर है R पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है, R पे R से होता हुआ जो PQ पे परपेंडिकुलर है वो कहां से पास कर रहा है, C से, और O से नहीं पास कर रहा है, सेंटर से नहीं पास कर रहा है, हमने ऐसा सपोज कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज पहले आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए कोई दो पैरेलल लाइन है अगर, चलिए पहले मैं यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट। देखिए कोई क्या है ना, दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा उस पैरेलल लाइन के बीच का, यही जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा इस दो पैरेलल लाइन के बीच का। और इसके अलावा जितना भी डिस्टेंस होगा आप ऐसे टिल्ट करके अगर मेजर करेंगे तो एक बढ़ जाएगा, है ना, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं इस कंसेप्ट पे कि देखिए क्या है, AB और PQ क्या है, हमारा पैरेलल लाइन है, ठीक है। और ये CR हमने सपोज किया हुआ है कि परपेंडिकुलर है, तो यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा AB और PQ के बीच का, है ना। AB और PQ के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही हो जाएगा। तो आपको पता है कि क्या कह रहे थे कि हाँ, पैरेलल लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हर जगह, एक और चीज, हर जगह सेम होगा। अभी देखिए बताते हैं मैं, जैसे चलिए यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको, देखिए ये पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो आप ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर लाइन पैरेलल है, ठीक है, अगर लाइन पैरेलल है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ निकालिए या यहाँ पे निकालिए या यहाँ पे निकालिए, हर जगह इक्वल ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पैरेलल लाइन के बीच का हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो अब हम उस हिसाब से यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए ये हमारा CR जो हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा AB और PQ के बीच का, ठीक है, ठीक है ना। और बाकी सारा डिस्टेंस यानी OR हो जाएगा, जो OR है, ठीक है, OR जो है वो हमारा
बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ओ आर परपेंडिकुलर नहीं है, हमने क्या माना है, सी आर परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर जो आर पे है वो ओ से नहीं सी से होकर पास कर रहा है, ऐसा हमने सपोज किया है, ठीक है। इसी को तो रॉन्ग प्रूफ करना है, ताकि हम प्रूफ कर सके कि जो क्यू आर है वो कहाँ से पास कर रहा है, ओ से पास कर रहा है ना, तभी तो हो जाएगा ना कि इस पे परपेंडिकुलर सेंटर से पास करता है, ठीक है। तो हमने सी आर हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा ए बी और पी क्यू के बीच का, ठीक है। और ओ आर जो हो जाएगा वो ग्रेटेस्ट हो जाएगा, सी आर से बड़ा हो जाएगा, सी आर से बड़ा हो जाएगा, है ना, ठीक है, सी आर से बड़ा हो जाएगा। चलिए, तो हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था, सर्किल के फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो मिलाते हैं ना वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, क्योंकि आप इसको हल्का भी, ठीक है, ए बी, तो इसका मतलब हो जाएगा आपको कि ए बी और पी क्यू के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओ आर होगा, ना कि सी आर, ठीक है। समझ रहे बात को, कि किसी पॉइंट से, ठीक है, किसी पॉइंट से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी लाइन पे वो परपेंडिकुलर होता है ना, उसका परपेंडिकुलर होता है। इसलिए सर्किल के सबसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने देखा था। तो ओ आर से हम लोग अभी देखेंगे क्या, कि ओ से आर जो होगा ना, ओ से पॉइंट ओ से जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो पी क्यू पे, ठीक है, वो कौन सा होगा, ओ आर होगा, ओ आर, क्योंकि इसके थोड़ा सा भी आप अलग, ओ आर के अलावा हल्का भी आप अलग लाइन खींचते हैं यहाँ से, जैसे ओ आर से हल्का सा लेफ्ट साइड खींचते हैं, तो ये देखिए यहाँ तक तो रेडियस है जो कि ये ओ आर के बराबर है, और कुछ पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है ना, तो ये ओ आर से बड़ा हो जा रहा है ना, तो ये पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ओ से जो पी क्यू पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कौन सा होगा, ओ आर होगा, ठीक है। और पॉइंट ओ जो है वो ए बी पे ही है ना, पॉइंट ओ जो है वो ए बी पे ही है, ठीक है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि ए बी और पी क्यू के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सी आर कह रहे हैं, ठीक है, और ओ से पी क्यू के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओ आर कह रहे हैं। समझ रहे बात को, यहाँ पे क्या है कि ओ से, पॉइंट ओ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हो जाएगा पी क्यू पे वो ओ आर होगा, ठीक है। और पॉइंट, और क्या कह रहे हैं, ए बी और पी क्यू के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, सी आर हो जाएगा, है ना। और दोनों एक ही पॉइंट से आके मिल रहा है, यानी आर से ही, तो सी और ओ कोइंसाइड नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि देखिए ओ पॉइंट भी जो है वो ए बी पे ही है ना, ए बी पे ही है। तो अभी हमने बताया कि कोई दो पैरेलल लाइन रहेगा तो उसके किसी भी पॉइंट से आप जाकर के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए, वो परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। आप इसी पॉइंट से निकालिए, देखिए आप इस पॉइंट से निकालिए, इस पॉइंट से निकालिए, जो पॉइंट से भी निकालिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो परपेंडिकुलर लाइन होगा, ठीक है ना, दो पैरेलल लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो अभी हम इस हिसाब से यहाँ पे देखेंगे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था कि ओ से जो पी क्यू पे सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कौन सा होगा, ओ आर होगा, ठीक है। और ए बी और पी क्यू के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कौन सा है, सी आर है, ठीक है ना। और दोनों एक ही पॉइंट से जा रहा है आर से, तो इसका मतलब ओ और सी एक ही पॉइंट होगा, ना कि अलग अलग, ठीक है। तो इसी को हमने लिख लेता हूं, ठीक है। तो देखिए मैंने लिख लिया कि वी नो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू पी क्यू इज ओ आर। ओ पॉइंट से पी क्यू पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो ओ आर होगा, ठीक है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये तो हो गया। अब हमारा अगला पॉइंट क्या लिखेंगे कि ए बी और पी क्यू के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी आर हो जाएगा, है ना। ए बी और पी क्यू, क्योंकि ए बी और पी क्यू क्या है, पैरेलल लाइन आपस में, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिख लेते हैं, देखिए तो अगला पॉइंट भी लिख लिया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड पी क्यू इज सी आर, ठीक है। और बिकॉज बोथ पॉइंट्स ओ एंड सी लाइज ऑन ए बी पे लाई कर रहा है, तो और दोनों एक ही पॉइंट पे जाकर के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन रहा है, देख रहे थे आपने यहाँ देखा, दोनों एक ही पॉइंट पे जाकर के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन रहा है आर पे ही, ठीक है। ओ आर जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और सी आर भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, समझ रहे हैं। तो दोनों अलग अलग पॉइंट पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं ना हो सकता, इसलिए ओ और सी एक ही पॉइंट होना चाहिए ना, तभी तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, क्योंकि आर पे ही आके मिल रहा है, ठीक है। दोनों कह रहा है ओ आर और सी आर दोनों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो दोनों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे हो सकता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना। तो दोनों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हो रहा है तो इसका मतलब ओ और सी एक ही पॉइंट है ना, तो वही मैंने कहा कि यहाँ इसलिए क्या हो गया, ओ एंड सी कोइंसाइड, ठीक है। तो हमारा प्रूफ हो गया कि जो परपेंडिकुलर लाइन था हमारा वो पी क्यू, वो
ओ से पास कर रहा है, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, लास्ट क्वेश्चन। बाकी का क्वेश्चन 7 से 13 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। तो 7 से 13 तक बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 नोट डाउन कर लिया है। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट O at a distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. Find the radius of the circle. हमको रेडियस निकालना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले बता देते हैं। सपोज ये सर्किल है, सेंटर O है, डिस्टेंस ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए पॉइंट से टेंजेंट का डिस्टेंस, ये मान लीजिए ये टेंजेंट है B, ठीक है। ये टेंजेंट का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, at a point from a point A at a distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. सॉरी, ये टेंजेंट का लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A at a distance 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, वो पॉइंट जो है वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर पे, तो ये पॉइंट A सेंटर से 5 सेंटीमीटर पे, ठीक है। और ये टेंजेंट का लेंथ जो दिया हुआ है वो 4 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, ठीक है। ए बी टेंजेंट है, इसका लेंथ 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमको रेडियस निकालना है, ठीक है। तो O से B को मिला देंगे तो यही हमारा रेडियस होगा। और आपको पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल लिखेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल OAB, एंगल ABO इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ABO 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो हमको पाइथागोरस थ्योरम से पता है कि 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस होता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है ना। तो हमारा OA स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। तो OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो जाएगा। हमको OB निकालना है, ठीक है ना। तो OA के जगह पे लिख देते 5 का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस AB के जगह पे कितना है, AB 4 सेंटीमीटर है तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ से OB का स्क्वायर करेंगे कैलकुलेट, तो यहाँ 5 का स्क्वायर, ये प्लस में है ना तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। और तो OB का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 16 9, ठीक है। तो इससे OB हो जाएगा, स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर रूट कर लेंगे तो √9, तो कितना आ जाएगा 3। और सब क्या सारा लेंथ जो है कौन सा है, यूनिट में दिया हुआ था सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। रेडियस क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग बाकी का क्वेश्चन 7 से लेकर 13 तक हम लोग अगला लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आपको अगर अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, और जितने भी स्टूडेंट्स को आप लोग जानते हैं सबके साथ शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।